नमस्कार। गबन मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से एक व्यक्ति संभ्रांत वर्ग की दुनिया से किस तरह आकर्षित होकर एक अमीर व्यक्ति के रूप में अपनी झूठी छवि बनाए रखना चाहता है और ऋणों के जाल में फंसकर किस तरह अंततः वह गबन करने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं गबन का भाग 7। तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है मुन्नी। क्या जानता था इतनी जल्दी समय आ जाएगा। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है प्रिय। ओह, कितना बड़ा अन्याय। मन की सारी लालसा मन में रह गई। मैंने तुम्हारे जीवन का सर्वनाश कर दिया। मुझे क्षमा करना। यही अंतिम शब्द थे जो उनके मुख से निकले। यही जीवन का अंतिम सूत्र था। यही मोह का अंतिम बंधन था। रतन ने द्वार की ओर देखा। अभी तक महाराज का पता न था। हाँ, टीमल खड़ा था और सामने अथाह अंधकार, जैसे अपने जीवन की अंतिम वेदना से मूर्छित पड़ा था। रतन ने कहा, टीमल जरा पानी गर्म करोगे? टीमल ने वहीं खड़े खड़े कहा, पानी गर्म करके क्या करेंगी बहू जी? गोदान करा दो, 2 बूंद गंगाजल मुंह में डाल दो। रतन ने पति की छाती पर हाथ रखा। छाती गर्म थी। उसने फिर द्वार की ओर ताका। महाराज न दिखाई दिए। वह अब भी सोच रही थी कि कविराज आ जाते तो इनकी हालत शायद संभल जाती। पछता रही थी कि इन्हें यहाँ क्यों लाई। कदाचित रास्ते की तकलीफ और जलवायु ने बीमारी को असाध्य कर दिया। यह भी पछतावा हो रहा था कि संध्या समय में घूमने क्यों चली गई। शायद उतनी ही देर में इन्हें ठंड लग गई है। जीवन एक दीर्घ पश्चाताप के सिवाय और क्या है। पछतावे की 1-2 बात थी। इस 8 साल के जीवन में मैंने पति को क्या आराम पहुंचाया। वह 12 बजे रात तक कानूनी पुस्तकें पढ़ते रहते और मैं पड़ी सोती रहती थी। वह संध्या समय भी मुवक्किलों से बातचीत किया करते। मैं पार्क और सिनेमा की सैर करती थी। बाजारों में मटर गश्ती करती थी। मैंने इन्हें धनोपार्जन के एक यंत्र के सिवाय और क्या समझा। ये कितना चाहते थे कि मैं इनके साथ बैठूं, हंसूं, बातें करूं, पर मैं भागती रहती थी। मैंने कभी इनके हृदय के समीप जाने की चेष्टा नहीं की, कभी प्रेम की दृष्टि नहीं दिखाई। अपने घर में दीपक न जलाकर दूसरों के घर के उजाले का आनंद उठाती थी। मनोरंजन के सिवाय मुझे और कुछ सूझता ही न था। विलास और मनोरंजन, यही मेरे जीवन के 2 लक्ष्य थे। अपने जले हुए दिल को कुछ इस तरह मैं शांत रख कर संतुष्ट होती थी। खीर और मलाई की थाली मुझे क्यों न मिली। इस क्षोभ में मैंने रोटियों को लात मार दी। आज रतन को उस प्रेम का पूर्ण परिचय मिला जो इस विदा होने वाली आत्मा को उससे था। वह इस समय भी उसी चिंता में मग्न थी। रतन के लिए जीवन में फिर भी कुछ आनंद था, कुछ रुचि थी, कुछ उत्साह था। इनके लिए जीवन में कौन सा सुख था? न खाने पीने का सुख, न मेले तमाशे का शौक। जीवन क्या एक दीर्घ तपस्या थी जिसका मुख्य उद्देश्य कर्तव्य का पालन था। क्या रतन उनका जीवन सुखी न बना सकती थी? क्या एक क्षण के लिए कठोर कर्तव्य की चिंताओं से उन्हें मुक्त न कर सकती थी? कौन कह सकता है कि विश्राम और विराम से यह बुझने वाला दीपक कुछ दिन और प्रकाशमान न रहता। लेकिन उसने कभी अपने पति के प्रति अपना कर्तव्य ही न समझा। उसकी अंतरात्मा सदैव विद्रोह करती रही, केवल इसीलिए कि इनसे मेरा संबंध क्यों हुआ। क्या इस विषय में सारा अपराध इन्हीं का है? कौन कह सकता है कि दरिद्र माता पिता ने मेरी और भी अधिक इससे ज्यादा दुर्गति न की होती थी। जवान आदमी भी क्या सबके सब आदर्श ही होते हैं? उनमें भी तो व्यभिचारी, क्रोधी, शराबी सभी तरह के लोग होते हैं। कौन कह सकता था कि मैं इस समय किस दशा में होती। रतन का एक एक रोया इस समय उसका तिरस्कार कर रहा था। उसने पति के शीतल चरणों पर सिर झुका दिया और बिलक बिलक कर रोने लगी। वह सारे कठोर भाव जो बराबर उसके मन में उठते रहते थे, वह सारे कटु वचन जो उसने जल जल कर उन्हें कहे थे, इस समय सैकड़ों बिच्छुओं के समान उसे डंक मार रहा था। हाय, मेरा यह व्यवहार उस प्राणी के साथ था जो सागर की भांति गंभीर था। इस हृदय में कितनी कोमलता थी, कितनी उदारता। मैं एक बीड़ा पान दे देती थी तो कितना प्रसन्न हो जाते थे। जरा हंसकर बोल देती थी तो कितने तृप्त हो जाते थे। पर मुझसे इतना भी न होता था। इन बातों को याद करके उसका हृदय फट जाता था। उन चरणों पर सिर रखे हुए उसे प्रबल आकांक्षा हो रही थी कि मेरे प्राण इसी क्षण निकल जाए। उन चरणों को मस्तक से स्पर्श करके उसके हृदय में कितना अनुराग उमड़ता था। वकील साहब की आंखें खुली हुई थी, पर मुख पर किसी भाव का चिन्ह न था। रतन की विह्वलता भी अब उनकी बूझती हुई चेतना को प्रतिबद्ध न कर सकती थी। हर्ष और शोक के बंधन से वह मुक्त हो गए थे। कोई रोए तो गम नहीं, कोई हंसे तो खुशी नहीं। टीमल ने आचमनी में गंगा जल लेकर उनके मुंह में डाल दिया। आज उन्होंने कुछ बाधा न दी। वह जो पाखंडों और रूढ़ियों का शत्रु था, इस समय शांत हो गया था। इसीलिए नहीं कि उसमें धार्मिक विश्वास उदय हो गया था,
बल्कि इसीलिए कि उसमें अब कोई इच्छा ही न थी। वह इतनी उदासीनता से सारा घूंट पी जाता। मानव जीवन की यह सबसे महान घटना कितनी शांति के साथ घटित हो जाती है। वह विश्व का एक महान अंग, वह महत्वाकांक्षाओं का प्रचंड सागर, वह उद्योग का अनंत भंडार, वह प्रेम और द्वेष, सुख और दुख का लीला क्षेत्र, वह बुद्धि और बल की रंग भूमि न जाने कब और कहाँ लीन हो जाती है, किसी को खबर नहीं होती। एक हिचकी भी नहीं, एक उच्छ्वास भी नहीं, एक आह भी नहीं निकलती। संसार के हिलोरों का कहाँ अंत होता है कौन बता सकता है। ध्वनि कहाँ वायुमग्न होती है कौन जानता है। मानवीय जीवन उस हिलोर के सिवा, उस ध्वनि के सिवाय और क्या है। उसका अवसान भी उतना शांत, उतना ही अदृश्य हो तो क्या आश्चर्य। भक्तों के भक्त पूछते हैं क्या वस्तु निकल गई। कोई विज्ञान का उपासक कहता है एक क्षीण ज्योति निकल जाती है। कपोल विज्ञान के पुजारी कहते हैं आंखों से प्राण निकले, मुंह से निकले, ब्रह्मांड से निकले। कोई उनसे पूछे हिलोर लय होते समय क्या चमक उठती है, ध्वनि लीन होते समय क्या मूर्तिमान होती है। यह उस अनंत यात्रा का एक विश्राम मात्र है, जहाँ यात्रा का अंत नहीं, नया उत्थान होता है। कितना महान परिवर्तन। वह जो मच्छर के डंक को सहन न कर पाता था, अब उसे चाहे मिट्टी में दबा दो, चाहे अग्नि चिता पर रख दो, उसके माथे पर बल तक न पड़ेगा। टीमल ने वकील साहब के मुख की ओर देखकर कहा, बहू जी आइए खाट से उतार दें। मालिक चले गए। यह कहकर वह भूमि पर बैठ गया और दोनों आंखों पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगा। आज 30 वर्ष का साथ छूट गया, जिसने कभी आधी बात नहीं कही, कभी तू कह के नहीं पुकारा। वह मालिक अब उसे छोड़े चला जा रहा था। रतन अभी तक कविराज की बाट जो रही थी। टीमल के मुख से यह शब्द सुनकर उसे धक्का लगा। उसने उठकर पति की छाती पर हाथ रखा। 60 वर्ष तक अविश्रांत गति से चलने के बाद वह अब विश्राम कर रही थी। फिर उसे माथे पर हाथ रखने की हिम्मत न पड़ी। उस देह को स्पर्श करते हुए, उस मरे हुए मुंह की ओर ताकते हुए उसे ऐसा विराग हो रहा था जो ग्लानि से मिलता था। अभी जिन चरणों पर सिर रखकर वह रोई थी, उसे छूते हुए उसकी अंगुलियां कट सी जाती थी। जीवन इतना कोमल है उसने कभी नहीं समझा था। मौत का ख्याल भी कभी उसके मन में न आया था। उस मौत ने आंखों के सामने उसे लूट लिया। एक क्षण के बाद टीमल ने कहा, बहू जी अब क्या देखती हो, खाट के नीचे उतार दो, जो होना था हो गया। उसने पैर पकड़ा, रतन ने सिर पकड़ा और दोनों ने शव को नीचे लिटा दिया। और वहीं जमीन पर बैठकर रतन रोने लगी। इसीलिए नहीं कि संसार में अब उसके लिए कोई अवलंब न था, बल्कि इसीलिए कि वह उसके साथ अपने कर्तव्य को पूरा न कर सकी। उसी वक्त मोटर की आवाज आई। कविराज ने पदार्पण किया। कदाचित अब भी रतन के हृदय में कहीं आशा की कोई बुझती हुई चिंगारी पड़ी हुई थी। उसने तुरंत आंखों से आंसू पोंछ डाले और सिर का आंचल संभाल लिया। उलझे हुए केश समेट लिए और खड़ी होकर द्वार की ओर देखने लगी। प्रभात ने आकाश को अपनी सुनहरी किरणों से रंजित कर दिया था। क्या इस आत्मा के नवजीवन का यही प्रभात था? उसी दिन शव काशी लाया गया। यहीं उसकी दाह क्रिया हुई। वकील साहब के एक भतीजे मालवे में रहते थे। उन्हें तार देकर बुला लिया गया। दाह क्रिया उन्होंने ही की। रतन को चिता के दृश्य की कल्पना से ही रोमांच होता था। वहां पहुंचकर शायद वह बेहोशी हो जाती। जल्पा आजकल प्रायः सारे दिन उसी के साथ रहती। शोकातुर रतन को न घर बार की सुध थी, न खाने पीने की। नित्य ही कोई न कोई ऐसी बात याद आ जाती जिस पर वह घंटों रोती। पति के साथ उसका जो धर्म था, उसके एक अंश का भी उसने पालन किया होता तो उसे बोध होता। अपनी कर्तव्यहीनता, अपनी निष्ठुरता, अपने श्रृंगार लोलुपता की चर्चा करके वह इतना रोती कि हिचकियां बंध जाती थी। वकील साहब के सद्गुणों की चर्चा करके ही वह अपनी आत्मा को शांति देती थी। जब तक जीवन के द्वार पर रक्षक बैठा हुआ था, उसे कुत्तों या बिल्लियों या चोर चकार की चिंता न थी। लेकिन अब द्वार पर कोई रक्षक न था, इसीलिए वह सजग रहती थी। पति का गुणगान किया करती थी। जीवन का निर्वाह कैसे होगा, नौकरों चाकरों में किन किन को जवाब देना होगा, घर का कौन कौन सा खर्च कम करना होगा, इन प्रश्नों के विषय में दोनों में कोई बात न होती थी। मानो यह चिंता मात्र आत्मा के प्रति अभक्ति होगी। भोजन करना, साफ वस्त्र पहनना और मन को बहलाकर पढ़ना उसे अनुचित जान पड़ता था। श्राद्ध के दिन उसने अपने सारे वस्त्र और आभूषण महापात्र को दान कर दिए। इन्हें लेकर अब वह क्या करेगी? इनका व्यवहार करके क्या वह अपने जीवन को कलंकित करेगी? इसके विरुद्ध पति की छोटी से छोटी वस्तु को भी स्मृति चिन्ह समझकर वह देखती। उसका स्वभाव इतना कोमल हो गया था कि कितनी ही बड़ी हानि क्यों न हो जाए, उसे क्रोध न आता था। टीमल के हाथ से चाय का सेट छूटकर गिर पड़ा, पर रतन के माथे पर बल तक न आया। पहले एक दवात टूट जाने पर इसी टीमल को उसने बुरी तरह डांट बताई थी, निकाले देती थी। पर आज उससे किए गए कई गुने नुकसान पर भी उसने जबान तक न खोली।
कठोर भाव उसके हृदय में आते हुए मानो डरते थे कि कहीं आघात न पहुंचे, या शायद पति शोक और पति गुणगान के सिवा किसी भाव या विचार को वह मन में लाना पाप समझती थी। वकील साहब के भतीजे का नाम था मणिभूषण। बड़ा ही मिलनसार, हंसमुख, कार्यकुशल। इसी 1 महीने में उसने अपने सैकड़ों मित्र बना लिए थे। शहर में जिन जिन वकीलों और रईसों से वकील साहब का परिचय था, उन सब से उसने ऐसा मेलजोल बढ़ाया, ऐसी बेतकल्लुफी पैदा की कि रतन को खबर तक नहीं, और उसने बैंक का लेन देन अपने नाम से शुरू कर दिया। इलाहाबाद बैंक में वकील साहब के नाम 20,000 रुपये जमा थे। उस पर तो उसने कब्जा ही कर लिया। मकानों के किराए भी वसूल करने लगा। गांवों की तहसील भी खुद ही शुरू कर दी। मानो रतन से कोई मतलब ही नहीं। एक दिन टीमल ने आकर कहा, बहू जी, जाने वाला तो चला गया, अब घर द्वार की कुछ खबर लीजिए। मैंने सुना भैया जी ने बैंक का सब रुपया अपने नाम करा लिया है। रतन ने उसकी ओर ऐसे कुपित नजरों से देखा कि उसे फिर कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी। उस दिन शाम को मणिभूषण ने टीमल को निकाल दिया, चोरी का इल्जाम लगाकर निकाला, जिससे रतन कुछ कह भी न सके। अब केवल महाराज रह गए। उन्हें मणिभूषण ने भंग पिला पिलाकर ऐसा मिलाया कि वह उन्हीं का दम भरने लगे। महरी से कहते, बाबूजी का बड़ा रईसाना मिजाज है, कोई सौदा लाओ कभी पूछते नहीं कि कितने का लाए। बड़ों के घर में बड़े ही होते हैं। बहू जी बाल की खाल निकाला करती थी, यह बेचारे कुछ नहीं बोलते। महरी का मुंह पहले ही सी दिया गया था। उसके अधेड़ यौवन ने नए मालिक की रसिकता को चंचल कर दिया था। वह एक न एक बहाने से बाहर की बैठक में ही मंडराया करती। रतन को जरा भी खबर न थी कि किस तरह उसके लिए व्यूह रचा जा रहा है। एक दिन मणिभूषण ने रतन से कहा, काकी जी, अब तो मुझे यहाँ रहना व्यर्थ मालूम होता है। मैं सोचता हूँ कि अब आपको घर लेकर चला चलूँ। वहाँ आपकी बहू आपकी सेवा करेगी, बाल बच्चों में आपका जी बहल जाएगा और खर्च भी कम हो जाएगा। आप कहें तो यह बंगला बेच दिया जाए, अच्छे दाम मिल जाएंगे। रतन इस तरह चौंकी मानो उसकी मूर्छा भंग हो गई हो, मानो किसी ने उसे झंझोड़ कर जगा दिया हो। सकपकाई हुई आंखों से उसकी ओर देखकर बोली, क्या क्या मुझसे कुछ कह रहे हो? मणिभूषण, जी हाँ, कह रहा था कि हम लोगों का यहाँ रहना व्यर्थ है, आपको लेकर चला चलूं तो कैसा हो? रतन ने उदासीनता से कहा, हाँ, अच्छा तो होगा। मणिभूषण, काका जी ने कोई वसीयत लिखा हो तो लाइए देखूं, उनकी इच्छाओं के आगे सिर झुकाना हमारा धर्म है। रतन ने उसी भांति आकाश पर बैठे हुए, जैसे संसार की बातों से अब उसे कोई सरोकार ही न रहा हो, जवाब दिया, वसीयत तो नहीं लिखी, और जरूरत ही क्या थी? मणिभूषण ने फिर पूछा, शायद कहीं लिख कर रख गए हो? रतन, मुझे तो नहीं मालूम, कभी जिक्र भी नहीं किया। मणिभूषण ने मन में प्रसन्न होकर कहा, मेरी इच्छा है कि उनकी कोई यादगार बनवा दी जाए। रतन ने उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। मणिभूषण, गांव की आमदनी कोई साल की 3,000 की है, यह तो आपको मालूम है। इतना ही उनका वार्षिक दान भी होता था। मैंने उनके हिसाब की किताब देखी है, 200-250 से किसी महीने में कम नहीं है। मेरी सलाह है कि वह सब ज्यों का त्यों बना रहे। रतन ने प्रसन्न होकर कहा, हाँ और क्या? मणिभूषण, तो गांव की आमदनी तो धर्मार्थ पर अर्पण कर दी जाए। मकानों का किराया कोई 200 रुपये महीना है, इससे उनके नाम पर एक छोटी सी संस्कृत पाठशाला खोल दी जाए। रतन, यह बहुत अच्छा होगा। मणिभूषण, और यह बंगला बेच दिया जाए, इन रुपयों को बैंक में रख दिया जाए। रतन, हाँ, यह भी ठीक होगा। मुझे वैसे भी रुपये पैसे की अब क्या ज़रूरत है। मणिभूषण, आपकी सेवा के लिए तो हम लोग हाजिर हैं। मोटर भी अलग कर दी जाए, अभी से यह फिक्र की जाएगी, तब जाकर कहीं महीने 2 महीने में फुर्सत मिलेगी। रतन ने लापरवाही से कहा, अभी जल्दी क्या है, कुछ रुपए तो बैंक में है ही। मणिभूषण, बैंक में कुछ रुपये थे, मगर महीने भर से खर्च भी तो हो रहे हैं। 1,500 पड़े होंगे। यहाँ तो रुपये जैसे हवा में उड़ जाते हैं। मुझसे तो इस शहर में 1 महीना भी न रहा जाएगा। मोटर को तो जल्दी निकाल देना चाहिए। रतन ने इसके जवाब में यही कह दिया, हाँ, अच्छा तो होगा। वह उस मानसिक दुर्बलता की शिकार थी जब मनुष्य को छोटे छोटे काम भी असूझ मालूम होने लगते हैं। मणिभूषण की कार्यकुशलता ने एक प्रकार से उसे पराभूत कर दिया था। इस समय जो उसके साथ थोड़ी सी भी सहानुभूति दिखा देता, उसी को वह अपना शुभचिंतक समझने लगती। शोक और मनस्ताप ने उसके मन को इतना कोमल और नर्म बना दिया था कि उस पर किसी की भी छाप पड़ सकती थी। उसकी सारी मलिनता और भिकैता मानो भस्म हो गई थी। वह सभी को अपना समझती थी। उसे किसी पर संदेह न था, किसी से शंका न थी। कदाचित उसके सामने कोई चोर भी उसकी संपत्ति अपहरण कर लेता तो वह शोर न मचाती। षोडशी के बाद से जल्पा ने रतन के घर आना जाना कम कर दिया था। केवल एक बार घंटे 2 घंटे के लिए चली जाया करती थी।
इधर कई दिनों से मुंशी दयानाथ को ज्वर आने लगा था। उन्हें ज्वर में छोड़कर कैसे जाती। मुंशी जी को जरा भी ज्वर आता तो वो बकझक करने लगते, कभी गाते, कभी रोते, कभी यमदूतों को अपने सामने नाचते देखते। उनका जी चाहता कि सारा घर मेरे पास बैठा रहे, संबंधियों को भी बुला लिया जाए, जिससे कि वह सबसे अंतिम भेंट कर सके, क्योंकि इस बीमारी से बचने की उन्हें आशा न थी। यमराज स्वयं उनके सामने विमान लिए हुए खड़े थे। जागेश्वरी और सब कुछ कर सकती थी, उनकी बकझक न सुन सकती थी। जो ही वह रोने लगते वह कमरे से निकल जाती। उसे भूत बाधा का भ्रम होता था। मुंशी जी के कमरे में कई समाचार पत्रों के गाइल थे। यही उन्हें एक व्यसन था। जल्पा का जी वहां बैठे बैठे घबराने लगता तो वह इन गाइलों को उलट पुलट कर देखने लगती। एक दिन उसने एक पुराने पत्र में शतरंज का एक नक्शा देखा, जिसे हल कर देने के लिए किसी सज्जन ने पुरस्कार भी रखा था। उसे ख्याल आया कि जिस ताक पर रमानाथ की बिसात और मोहरे रखे हुए हैं, उस पर एक किताब में कई नक्शे भी दिए हुए हैं। वह तुरंत दौड़कर ऊपर गई और वह कॉपी उठा लाई। यह नक्शा उस कॉपी में मौजूद था, और नक्शा ही न था, उसका हल भी दिया हुआ था। जल्पा के मन में सहसा यह विचार चमक पड़ा, इस नक्शे को किसी पत्र में छपा दूं तो कैसा हो, शायद उनकी निगाह पड़ जाए। यह नक्शा इतना सरल तो नहीं है कि आसानी से हल हो जाए। इस नगर में जब कोई उनका सानी नहीं है तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत नहीं हो सकती जो यह नक्शा हल कर सके। कुछ भी हो, जब उन्होंने यह नक्शा हल किया है तो इसे देखते ही फिर हल कर लेंगे। जो लोग पहली बार देखेंगे उन्हें 2-1 दिन सोचने में लग जाएंगे। मैं लिख दूंगी कि जो सबसे पहले नक्शा हल कर ले उसी को पुरस्कार दिया जाएगा। जुआ तो है ही, उन्हें रुपये न भी मिले तो भी इतना तो संभव है कि हल करने वालों में उनका भी नाम हो, कुछ पता ही लग जाए। कुछ भी न हो तो रुपये तो जाएंगे। 10 रुपये का पुरस्कार रख दो। पुरस्कार कम होगा तो कोई बड़ा खिलाड़ी शायद इधर ध्यान न देगा। यह बात भी रमा के हित की ही होगी। इसी उधेड़ बुन में वह आज रतन से न मिल सकी। रतन दिन भर तो उसकी राह देखती रही। जब वह शाम को भी न गई तो उससे न रहा गया। आज वह पति शोक के बाद पहली बार घर से निकली। कहीं रौनक न थी, कहीं जीवन न था, मानो सारा नगर शोक मना रहा है। उसे तेज मोटर चलाने की धुन थी, पर आज वह तांगे से भी कम जा रही थी। एक वृद्धा को सड़क के किनारे बैठे देखकर उसने मोटर रोक दिया और उसे 4 आने दे दिए। कुछ आगे बढ़ी तो 2 कांस्टेबल एक कैदी को लिए जा रहे थे। उसने मोटर रोककर एक कांस्टेबल को बुलाया और उसे 1 रुपया देकर कहा, इस कैदी को मिठाई खिला देना। कांस्टेबल ने सलाम करके रुपया ले लिया। दिल में खुश हुआ, आज किसी भाग्यवान का मुंह देखकर उठा था। जल्पा ने उसे देखते ही कहा, क्षमा करना बहन, आज ना आ सकी, दादाजी को कई दिनों से ज्वर आ रहा है। रतन ने तुरंत मुंशी जी के कमरे की ओर कदम बढ़ाया और पूछा, यही है ना, तुमने मुझसे कहा नहीं? मुंशी जी का ज्वर इस समय कुछ उतरा हुआ था। रतन को देखते ही बोले, बड़ा दुख हुआ देवी जी, मगर यह तो संसार है। आज एक की बारी है, कल दूसरे की बारी है, यही चल चलाव लगा हुआ है। अब तो मैं भी चला, नहीं बच सकता, बड़ी प्यास है, जैसे छाती में कोई भट्टी जल रही हो और फूका जाता हूँ। कोई अपना नहीं होता बाई जी, संसार के सारे नाते स्वार्थ के नाते हैं। आदमी अकेला हाथ पसारे एक दिन आता है और हाय हाय करके चला जाता है। एक लड़का था, वह भी हाथ से निकल गया, न जाने कहाँ गया। आज होता तो एक पानी देने वाला तो होता। यह 2 लौंडे हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं, मैं मरूं या जीऊं, इन्हें तो 3 वक्त का खाना चाहिए। यहाँ बैठते दोनों का दम घुटता है, क्या करूं, अब की न बचूंगा। रतन ने तस्कीन दी, यह मलेरिया है, 2-4 दिनों में आप ठीक हो जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं। मुंशी जी ने दीन नजरों से देखकर कहा, बैठ जाइए बहू जी, आप कहती हैं, आपका आशीर्वाद है तो शायद बच जाऊं, लेकिन मुझे तो कोई आशा नहीं। मैं भी ताल ठोके यमराज से लड़ने को बैठा हूँ। अब उनके घर मेहमानी खाऊंगा। अब कहाँ जाते हैं बच बचा कर, ऐसा ऐसा रगे दूं कि वह भी याद करें। लोग कहते हैं वहाँ भी आत्माएं इसी तरह रहती हैं, इसी तरह वहाँ भी कचहरियाँ, हकीम, राजा और रंक हैं, व्याख्यान होते हैं, समाचार पत्र छपते हैं, फिर क्या चिंता। वहाँ भी अलहमद हो जाऊंगा, मज़े से अखबार पढ़ूंगा। रतन को ऐसी हंसी छूटी कि वहाँ खड़ी न रह सकी। मुंशी जी विनोद के भाव से ये बातें नहीं कह रहे थे, उनके चेहरे पर गंभीर विचार की रेखा थी। आज 1.5-2 महीने के बाद रतन हंसी और इस असामयिक हंसी को छिपाने के लिए कमरे से निकल आई। उसके साथ ही जल्पा भी बाहर आ गई। रतन ने अपराधी नजरों से उसकी ओर देखकर कहा, दादाजी ने मन में न जाने क्या समझा होगा, सोचते होंगे मैं तो जान से मरा जा रहा हूँ और इसे हंसी सूझती है, अब वहाँ न जाऊंगी। नहीं, ऐसी ही कोई बात फिर कहेंगे तो मैं फिर बिना हंसे न रह सकूंगी। देखो तो आज कितनी बेमौके हंसी आ गई। वह अपने आप को इस कृत्य के लिए धिक्कारने लगी।
जल्पा ने उसके मन का भाव ताड़ कर कहा, मुझे भी अक्सर इनकी बातों पर हंसी आ जाती है बहन। इस वक्त तो इनका ज्वर कुछ हल्का है, जब ज्वर कुछ जोर का होता है तब तो यह और भी ऊल जुलूल बकने लगते हैं। उस वक्त हंसी रोकनी मुश्किल हो जाती है। आज सवेरे कहने लगे, मेरा पेट भक हो गया है, मेरा पेट भक हो गया है, इसकी रट लगा दी। इसका क्या आशय था, न मैं समझ सकी न अम्मा समझ सकी, पर बराबर यही रट लगाए जाते थे कि पेट भक हो गया है, पेट भक हो गया है। आओ कमरे में चले। रतन, मेरे साथ न चलोगी? जल्पा, आज तो न चल सकूंगी बहन। कल आओगी? कह नहीं सकती, दादाजी का कुछ हल्का रहा तो आऊंगी। नहीं भाई, जरूर आना, तुमसे एक सलाह करनी है। क्या सलाह? मन्नी कहते हैं यहाँ रहकर अब क्या करना है, घर चलो, बंगले को बेच देने को कहते हैं। जल्पा ने एकाएक ठठाकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, यह तो तुमने बुरी खबर सुनाई बहन। मुझे इस दशा में छोड़कर तुम चली जाओगी? मैं न जाने दूंगी। मन्नी से कह दो बंगला बेच दे, मगर जब तक उनका कुछ पता न चल जाए मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम कुल 1 हफ्ते बाहर रही, मुझे एक एक पल पहाड़ हो गया था। मैं न जानती थी कि तुमसे इतना प्रेम हो जाएगा। अब तो शायद मैं मर ही जाऊं। नहीं बहन, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, अभी जाने का नाम न लेना। रतन की भी आंखें भर आई, बोली, मुझसे भी वहां न रहा जाएगा, सच कहती हूँ। मैं तो कह दूंगी मुझे नहीं जाना है। जल्पा उसका हाथ पकड़े हुए अपने कमरे में ले गई, उसके गले में हाथ डालकर बोली, कसम खाओ कि मुझे छोड़कर न जाओगी। रतन ने उसे अंकवार में लेकर कहा, लो कसम खाती हूँ न जाऊंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मेरे लिए वहाँ क्या रखा है, और बंगला भी क्यों बेचूं? 200-250 महीनों का किराया है, हम दोनों की गुजर के लिए काफी है। मैं आज ही मन्नी से कह दूंगी कि मैं न जाऊंगी। सहसा फर्श पर शतरंज के मोहरे और नक्शे देखकर उसने पूछा, यह शतरंज किसके साथ खेल रही थी? जल्पा ने शतरंज के नक्शे पर अपने भाग्य का पासा फेंकने की जो बात सोच रखी थी वह सब उससे कह सुनाई। मन में डर रही थी कि यह कहीं इस प्रस्ताव को व्यर्थ न समझे, पागलपन का ख्याल न करे। लेकिन रतन सुनते ही बाग बाग हो गई, बोली, 10 रुपये तो बहुत कम पुरस्कार हैं, 50 रुपये कर दो, रुपये मैं देती हूँ। जल्पा ने शंका की, लेकिन इतने पुरस्कार के लोभ से कहीं अच्छे शतरंजबाजों ने मैदान में कदम रखा तो? रतन ने दृढ़ता से कहा, कोई हरज नहीं, बाबूजी की निगाह पड़ गई तो वह इसे जरूर हल कर लेंगे, और मुझे आशा है कि सबसे पहले उन्हीं का नाम आवेगा। कुछ न होगा तो पता तो लग ही जाएगा, अखबार के दफ्तर में तो उनका पता आ ही जाएगा। तुमने बहुत अच्छा उपाय सोच निकाला है, मेरा मन कहता है इसका फल अच्छा होगा। मैं अब मन की प्रेरणा की कायल हो गई हूँ। जब मैं इन्हें कलकत्ता लेकर चली थी उस वक्त मेरा मन कह रहा था यहाँ जाना अच्छा न होगा। जल्पा, तो तुम्हें आशा है? पूरी। मैं कल सवेरे रुपये लेकर आऊंगी। तो मैं आज खत लिख दूंगी, किसके पास भेजूं? वहाँ का कोई प्रसिद्ध पत्र होना चाहिए। वहाँ तो प्रजा मित्र की बड़ी चर्चा थी, पुस्तकालयों में अक्सर लोग उसी को पढ़ते नजर आते थे। तो प्रजा मित्र को ही लिखूंगी, लेकिन रुपये हड़प कर जाएं और नक्शा न छापे तो क्या होगा? क्या 50 रुपये ही तो ले जाएगा। दमड़ी की हड़िया खोलकर कुत्तों की जात तो पहचान ली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग देश हित के लिए जेल जाते हैं, तरह तरह की धौंस सहते हैं, वे इतने नीच हो सकते हैं। मेरे साथ आधे घंटे के लिए चलो, मैं तुम्हें इसी वक्त रुपये दे दूं। जल्पा ने निमराजी होकर कहा, इस वक्त कहाँ चलूंगी, कल ही आऊंगी। उसी वक्त मुंशी जी पुकार उठे, बहू बहू। जल्पा तो लपकी हुई उनके कमरे की ओर चली। रतन बाहर जा रही थी कि जागेश्वरी पंखा लिए अपने को झलती हुई दिखाई पड़ी। रतन ने पूछा, तुम्हें गर्मी लग रही है अम्मा जी? मैं तो ठंड के मारे कांप रही हूँ। अरे, तुम्हारे पाँवों में यह उजला उजला क्या लगा हुआ है? क्या आटा पीस रही थी? जागेश्वरी ने लज्जित होकर कहा, हाँ, वैद्य जी ने इन्हें हाथ के आटे की रोटी खाने को कहा है। बाजार में हाथ का आटा कहाँ मयस्सर, मोहल्ले में कोई पीसनहारी नहीं मिलती, मजूरने तक चक्की से आटा पिसवा लेती है। मैं तो एक आना शेर देने को तैयार हूँ, पर कोई मिलती ही नहीं। रतन ने अचंभे से कहा, तुमसे चक्की चल जाती है? जागेश्वरी ने झेप कर मुस्कुराते हुए कहा, कौन बहुत था, पाव भर 2 दिन के लिए हो जाता है, खाते नहीं एक कौर भी। बहू पीसने जा रही थी, लेकिन फिर मुझे उनके पास बैठना पड़ता। मुझे रात भर चक्की पीसना गवारा है, उनके पास घड़ी भर बैठना गवारा नहीं। रतन जाकर जाते के पास 1 मिनट खड़ी रही, फिर मुस्कुराकर माची पर बैठ गई और बोली, तुमसे तो अब जाता न चलता होगा माँ जी, लाओ थोड़ा सा गेहूं मुझे दे दो, देखूं तो। जागेश्वरी ने कानों पर हाथ रखकर कहा, अरे नहीं बहू, तुम क्या पीसोगी, चलो यहाँ से। रतन ने प्रमाण दिया, मैंने बहुत दिनों तक पीसा है माँ जी, जब अपने घर में थी तो रोज पीसती थी। मेरी अम्मा, लाओ थोड़ा सा गेहूं दे दो, हाथ दुखने लगेगा, छाले पड़ जाएंगे। कुछ नहीं होगा माँ जी, आप गेहूं तो लाइए।
जागेश्वरी ने उसका हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करके कहा, गेहूं घर में नहीं है, अब इस वक्त बाजार से कौन लाए? अच्छा, चलिए मैं भंडारे में देखूं, गेहूं कैसे नहीं होगा। रसोई की बगल वाली कोठरी में सब खाने पीने का सामान रहता था। रतन अंदर चली गई और हड़िया में टटोल टटोल कर देखने लगी। एक हांडी में गेहूं निकल आए। बहुत खुश हुई। बोली, देखो माँ जी, निकले कि नहीं, तुम मुझसे बहाना कर रही थी। उसने एक कटोरी में थोड़ा सा गेहूं निकाल लिया और खुश खुश चक्की पर जाकर पीसने लगी। जागेश्वरी ने जाकर जल्पा से कहा कि बहू वह जांत पर बैठी गेहूं पीस रही है, उठती ही नहीं, देखो कोई देखे तो क्या कहे। जल्पा ने मुंशी जी के कमरे से निकलकर सास की घबराहट का आनंद उठाने के लिए कहा, यह तुमने क्या गजब कर दिया अम्मा जी, सचमुच कोई देख ले तो नाक ही कट जाए। चलिए देखो जरा। जागेश्वरी ने बेवशता से कहा, क्या करूं, मैं तो समझा कि हार गई, मानती ही नहीं। जल्पा ने जाकर देखा तो रतन गेहूं पीसने में मग्न थी। विनोद के स्वाभाविक आनंद से उसका चेहरा खिला हुआ था। इतनी ही देर में उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसके बलिष्ठ हाथों में जांत लड्डू के समान नाच रहा था। जल्पा ने हंसकर कहा, अरे ओ रे, आटा महीन हो, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। रतन को सुनाई न दिया। बहरों की भांति अनिश्चित भाव से मुस्कुराई। जल्पा ने और जोर से कहा, आटा खूब महीन पीसना, नहीं तो पैसे न मिलेंगे। रतन ने भी हंसकर कहा, जितना महीन कहिए उतना महीन पीस दूंगी बहू जी, पिसाई अच्छी मिलने चाहिए। जल्पा, मोले सेर। रतन, मोले सेर ही सही। जल्पा, मुंह धो आओ, ढेले सेर मिलेंगे। रतन, मैं यह सब पीस कर ही उठूंगी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? जल्पा, आ जाऊं, मैं भी खींचा दूं। रतन, जी चाहता है कोई जात का गीत गाऊं। जल्पा, अकेले कैसे गाओगी? अम्मा जी, आप जरा दादाजी के पास बैठ जाएं, मैं अभी आती हूँ। जल्पा भी जात पर बैठ गई और दोनों जात पर गीत गाने लगी। मोही जोगिन बना के कहाँ गए रे जोगिया। दोनों के स्वर मधुर थे। जात के घूमर घूमर उनके स्वर के साथ साज का काम कर रही थी। जब दोनों एक कड़ी गाकर चुप हो जाती तो जात का स्वर मानो कंठ ध्वनि से रंजित होकर और भी मनोहर हो जाता था। दोनों के हृदय में इस समय जीवन के स्वाभाविक आनंद थे। न शोक का भार था, न वियोग का दुख। जैसे दो चिड़िया प्रभात की अपूर्व शोभा से मग्न होकर चहक रही हों। रमा की चाय की दुकान तो खुल गई, पर केवल रात को खुलती थी, दिन भर बंद रहती थी। रात को भी अधिकतर देवी दीन ही दुकान पर बैठता था, पर बिक्री अच्छी हो जाती थी। पहले ही दिन 3 रुपये के पैसे आए, दूसरे दिन से 4-5 रुपये का औसत पड़ने लगा। चाय इतनी स्वादिष्ट होती थी कि जो एक बार यहाँ पी लेता फिर दूसरी दुकान पर न जाता। रमा ने मनोरंजन की भी कुछ सामग्री जमा कर ली थी। कुछ रुपये जमा हो गए तो उसने एक सुंदर मेज ली। चिराग जलने के बाद साफ भाजी की बिक्री ज्यादा न होती थी। वह उन टोकरियों को उठाकर अंदर रख लेता और बरामदे में वह मेज लगा देता। उस पर ताश के सेट रख देता। 2 दैनिक पत्र भी मंगाने लगा। दुकान चल निकली। इन्हीं 3-4 घंटों में 6-7 रुपये आ जाते थे और सब खर्च निकालकर 3-4 रुपये बच भी रहते थे। इन 4 महीनों की तपस्या ने रमा की भोग विलास की लालसा को और भी प्रचंड कर दिया था। जब तक हाथ में रुपये न थे वह मजबूर था। रुपये आते ही सैर सपाटे की धुन सवार हो गई। सिनेमा की याद आई। रोज के व्यवहार की मामूली चीजें जिन्हें वह अब तक टालता आया था, अब अबाधा रूप से आने लगी। देवी दीन के लिए एक सुंदर रेशमी चादर लाया गया। जग्गो के सिर में पीड़ा होती रहती थी। एक दिन सुगंधित तेल की शीशियां लाकर उसे दे दी। दोनों निहाल हो गए। अब बुढ़िया कभी अपने सिर पर बोझ लादती तो डांटता, काकी अब तो मैं भी 4 पैसे कमाने लगा हूँ, अब तू क्यों जान देती है? अगर फिर कभी तेरे सिर पर टोकरी देखी तो कह देता हूँ, दुकान उखाड़ कर फेंक दूंगा, फिर मुझे जो सजा हो दे देना। बुढ़िया बेटे की डांट सुनकर गदगद हो जाती। मंडी से बोझ लाती तो पहले चुपके से देखती कि रमा दुकान पर तो नहीं है। वह न होता तो लपकी भी आती और जल्दी से बोझ उतारकर शांत बैठ जाती, जिससे रमा भाप न सके। एक दिन मनोरमा थिएटर में राधे श्याम का कोई नया ड्रामा होने वाला था। इस ड्रामे की बड़ी धूम थी। एक दिन पहले से ही लोग अपनी जगह रक्षित करा रहे थे। रमा को भी अपनी जगह रक्षित करा लेने की धुन सवार हुई। सोचा कहीं रात को टिकट न मिला तो टापते रह जाएंगे। तमाशे की बड़ी तारीफ है, उस वक्त 1 के 2 देने पर भी जगह न मिलेगी। इसी उत्सुकता ने पुलिस के भय को पीछे डाल दिया। ऐसी आफत नहीं आई कि घर से निकलते ही पुलिस पकड़ लेगी। दिन को न सही रात को तो निकल पाई हूँ। पुलिस चाहती तो क्या रात में न पकड़ लेती? फिर मेरा वह हुलिया भी नहीं रहा। पगड़ी चेहरा बदल देने के लिए काफी है। यूं मन को समझाकर वह 10 बजे घर से निकला। देवी दिन कहीं गया हुआ था। बुढ़िया ने पूछा, कहाँ जाते हो बेटा? रमा ने कहा, कहीं नहीं काकी, अभी आता हूँ।
रमा सड़क पर आया तो उसका साहस हिम की भांति पिघलने लगा। उसे पग पग पर शंका होती थी कि कोई कांस्टेबल ना आ रहा हो। उसे विश्वास था कि पुलिस का एक एक चौकीदार भी उसका हुलिया पहचानता है और उसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही पहचान लेगा। कौन जाने जो आदमी मेरे बगल में आ रहा है कोई जासूस ही हो, मेरी ओर ध्यान से देख रहा है। यूं सिर झुकाकर चलने से ही तो उसे संदेह नहीं हो रहा। यहाँ और भी तो हैं जो सामने ताक रहे हैं। कोई यूं सिर झुकाकर नहीं चल रहा। मोटरों की इस रेल पेल में सिर झुकाकर चलना मौत को दावत देना है। पार्क में कोई इस तरह चहलकदमी करे तो चल सकता है, यहाँ तो सामने देखना ही चाहिए। लेकिन बगल वाला आदमी अभी तक मेरी तरफ क्यों ताक रहा है? शायद कोई खुफिया पुलिस हो। उसका साथ छोड़ने के लिए वह एक तंबोली की दुकान पर पान खाने लगा। वह आदमी आगे निकल गया, तब जाकर रमा ने आराम की सांस ली। अब उसने सिर उठा लिया और दिल मजबूत कर चलने लगा। इस वक्त ट्राम का भी पता नहीं था, नहीं तो उसी में बैठ लेता। थोड़ी ही दूर चला होगा कि 3 कांस्टेबल आते दिखाई दिए। रमा ने सड़क छोड़ दी और पटरी पर चलने लगा। खामखा सांप के बिल में अंगुली डालना कौन सी बहादुरी है। दुर्भाग्य की बात, तीनों कांस्टेबलों ने भी सड़क छोड़कर पटरी पकड़ ली। मोटरों के आने जाने से बार बार इधर उधर दौड़ना पड़ता था। रमा का कलेजा धक धक करने लगा। दूसरी पटरी पर जाना तो और भी संदेह को बढ़ा देगा। लेकिन ऐसी कोई गली भी तो नहीं जिसमें घुस जाऊं। अब तो यह बहुत ही समीप आ गए हैं। क्या बात है, सब मेरी ही तरफ देख रहे हैं। मैंने बड़ी हिमाकत की कि यह पगड़ बांध लिया, और बंधी भी इतनी बेतुकी। एक टीले सा ऊपर उठ गया है। यह पगड़ी आज मुझे पकड़वा देगी। बांधी थी कि इससे सूरत बदल जाए, या उल्टे तमाशा बन गई। हाँ, तीनों मेरी ही ओर ताक रहे हैं। आपस में कुछ बातें भी कर रहे हैं। रमा को ऐसा जान पड़ा कि पैरों में शक्ति नहीं है। शायद मन में मेरा हुलिया मिला रहे हैं। अब तो नहीं बच सकता। घर वालों को मेरे पकड़े जाने की खबर मिलेगी तो कितने लज्जित होंगे सब। जब सिपाहियों का दल समीप आ गया तो उसका चेहरा भय से कुछ ऐसा विकृत हो गया, उसकी आंखें कुछ ऐसी सशंक हो गईं और अपने को उनकी आंखों से बचाने के लिए वह कुछ इस तरह से दूसरे आदमियों की आड़ खोजने लगा कि मामूली आदमी को भी उस पर संदेह होना स्वाभाविक था। फिर पुलिस वालों की मंझी हुई आंखें क्यों चूकती? एक ने कहा, यह ऐसा क्यों कर रहा है? दूसरा बोला, कुछ संदेह तो मुझे भी हो रहा है। तीसरा आदमी मुसलमान था। उसने रमानाथ को ललकारा, ओ जी ओ पगड़ी, जरा इधर आना, तुम्हारा नाम क्या है? रमानाथ ने सीना जोरी के भाव से कहा, हमारा नाम पूछकर क्या करोगे? मैं क्या चोर हूँ? चोर नहीं, तुम शाह हो। नाम क्यों नहीं बताते? रमा ने एक क्षण आगा पीछा करके कहा, हीरालाल। घर कहाँ है? घर? हाँ, घर ही पूछते हैं। शाहजहांपुर। कौन मोहल्ला? रामनाथ शाहजहांपुर न गया था। न कोई कल्पित नाम ही उसे याद आया कि बता दे। दुस्साहस के साथ बोला, तुम तो मेरा हुलिया लिख रहे हो। कांस्टेबल ने भभकी दी, तुम्हारा हुलिया पहले से ही लिखा हुआ है। नाम झूठा बताया, शहर झूठा बताया, मोहल्ला पूछो तो बगले झांकने लगते हो। महीनों से तुम्हारी तलाश हो रही है, आज जाकर मिले हो। चलो थाने पर। यह कहते हुए उसने रमानाथ का हाथ पकड़ लिया। रमा ने हाथ छुड़ाने की चेष्टा करके कहा, वारंट लाओ तब हम चलेंगे। क्या मुझे कोई ऐसा देहाती समझ लिया है? कांस्टेबल ने सिपाही से कहा, पकड़ लो जी इनका हाथ, वहीं थाने पर वारंट दिखाया जाएगा। शहरों में ऐसी घटनाएं मदारियों के तमाशों से भी ज्यादा मनोरंजक होती है। सैकड़ों आदमी जमा हो गए। देवी दिन इसी समय अफीम लेकर लौट रहा था। यह जमाव देखकर वह भी आ गया। देखा कि 3 कांस्टेबल रमानाथ को घसीटे लिए जा रहे हैं। आगे बढ़कर बोला, है जमादार, यह क्या करते हो? यह पंडित जी तो हमारे मेहमान हैं, इन्हें कहाँ पकड़े लिए जाते हो? तीनों कांस्टेबल देवी दिन से परिचित थे, रुक गए। एक ने कहा, तुम्हारे मेहमान हैं? कब से? देवी दिन ने मन में हिसाब लगाकर कहा, 4 महीने से कुछ बेशी हुए होंगे। मुझे प्रयाग में मिले थे, वहीं के रहने वाले हैं। मेरे साथी तो आए थे। मुसलमान सिपाही ने मन में प्रसन्न होकर कहा, इनका नाम क्या है? देवी दिन ने सिटपिटा कर कहा, नाम तो इन्होंने बताया होगा ना? सिपाहियों का संदेह दृढ़ हो गया। पांडे ने आंखें निकाल कर कहा, जान पहचान का है तो नाम क्यों नहीं बताते इनका? देवी दिन ने आधारहीन साहस के भाव से कहा, मुझसे रोब न जमाना पांडे, समझे? यहाँ धमकियों में किसी के नहीं आता मैं। मुसलमान सिपाही ने मानो मध्यस्थ बनकर कहा, बूढ़े बाबा तुम तो खामखा बिगड़ रहे हो, इनका नाम क्यों नहीं बता देते? देवी दीन ने कातर नजरों से रमा की ओर देखकर कहा, हम लोग तो रमानाथ कहते हैं, असली नाम यही है या कुछ और यह हम नहीं जानते। पांडे जी ने आंखें निकालकर हथेली को सामने रखकर कहा, बोलो पंडित जी, क्या नाम है तुम्हारा? रमानाथ या हीरालाल, या दोनों? एक घर का एक ससुराल का? तीसरे सिपाही ने दर्शकों को संबोधित करके कहा, नाम है रमानाथ, बतावत है हीरालाल, सबूत होई गवा? दर्शकों में कानाफूसी होने लगी। शुभे की बात तो है, साफ है, नाम और पता दोनों गलत बता दिया।
एक मारवाड़ी सज्जन बोले। उचक्का है, एक मौलवी साहब ने कहा। कोई इश्तहारी मुलजिम है। जनता को अपने साथ देकर सिपाहियों को और भी जोर हो गया। रमा को भी अब उनके साथ चुपचाप चलने में ही अपनी कुशलता दिखाई दी। इस तरह सिर झुका लिया, मानो उसे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं कि उस पर लाठी पड़ती है या तलवार। इतना अपमानित वह कभी नहीं हुआ था। जेल की कठोरतम यातना भी इतनी ग्लानि न उत्पन्न करती। थोड़ी देर में पुलिस स्टेशन दिखाई दिया। दर्शकों की भीड़ बहुत कम हो गई थी। रमा ने एक बार उनकी ओर लज्जित आशा के भाव से ताका। देवी दीन का पता न था। रमा के मुंह से एक लंबी सांस निकल गई। इस विपत्ति में क्या यह सहारा भी हाथ से निकल गया? पुलिस स्टेशन के दफ्तर में इस समय बड़ी मेज के सामने 4 आदमी बैठे हुए थे। एक दारोगा थे, गोरे से, शौकीन, जिनकी बड़ी बड़ी आंखों में कोमलता झलक रही थी। उनकी बगल में नायब दरोगा थे। ये सिख थे। वह बहुत हंसमुख, सजीवता के पुतले, गेहुआ रंग, सुडौल, सुगठित शरीर, सिर पर केश था, हाथों में कड़े, पर सिगार से परहेज न करते थे। मेज के दूसरी तरफ इंस्पेक्टर और डिप्टी सुपरिटेंडेंट बैठे हुए थे। इंस्पेक्टर अधेड़, सांवला, लंबा आदमी था। कौड़ी किसी आंखें, फले हुए गाल, ठिगना कदम। डिप्टी सुपरिटेंडेंट लंबा, छरहरा जवान था, बहुत ही विचारशील और अल्पभाषी। इसकी लंबी नाक और ऊंचा मस्तक उसकी कुलीनता के साक्षी थे। डिप्टी ने सिगार का एक कश लेकर कहा, बाहरी गवाहों से काम नहीं चल सकेगा। इनमें से किसी को अप्रूवर बनाना होगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इंस्पेक्टर ने दारोगा की ओर देखकर कहा, हम लोगों ने तो कोई बात उठा नहीं रखी है। हलफ से कहता हूँ, सभी तरह के लालच देकर हार गए। सबों ने एक गुट कर रखा है, कोई टूटता ही नहीं। हमने बाहर के गवाहों को भी आजमाया, पर सब कानों पर हाथ रखते हैं। डिप्टी, उस मारवाड़ी को फिर आजमाना होगा। उसके बाप को बुलाकर खूब धमकाइए, शायद इसका कुछ दबाव पड़े। इंस्पेक्टर, हलफ से कहता हूँ, आज सुबह से हम लोग यही कर रहे हैं। बेचारा बाप लड़के के पैरों पर गिरा, पर लड़का किसी तरह राजी नहीं होता है। कुछ देर तक चारों आदमी विचारों में मग्न बैठे रहे। अंत में डिप्टी ने निराशा के भाव से कहा, मुकदमा नहीं चल सकता, मुफ्त का बदनामी हुआ। इंस्पेक्टर, 1 हफ्ते की मोहलत और ले लीजिए, शायद कोई टूट जाए। यह निश्चय करके दोनों आदमी यहाँ से रवाना हुए। छोटे दारोगा भी उसके साथ ही चले गए। दारोगा जी ने हुक्का मंगवाया कि सहसा एक मुसलमान सिपाही ने आकर कहा, दारोगा जी लाइए, कुछ इनाम दिलवाइए। एक मुलजिम को सुबह पर गिरफ्तार किया है। इलाहाबाद का रहने वाला है, नाम है रमानाथ। पहले नाम और जगह दोनों गलत बताई थी। देवी दिन खटीक जो नुक्कड़ पर रहता है, उसी के घर पर ठहरा हुआ है। जरा डांट बताइएगा तो सब कुछ उगल देगा। दारोगा, वही है ना जिसके दोनों लड़के? सिपाही, जी हाँ वही। इतने में रमानाथ भी दारोगा के सामने हाजिर किया गया। दारोगा ने उसे सिर से पांव तक देखा, मानो मन में उसका हुलिया मिला रहे हों। तब कठोर दृष्टि से देखकर बोले, अच्छा, यह इलाहाबाद का रमानाथ है। खूब मिले भाई, 6 महीने से परेशान कर रहे हो। कैसा साफ हुलिया है कि अंधा भी पहचान ले। यहाँ कब आए? कांस्टेबल ने रमा को परामर्श दिया। सब हाल सच सच कह दो तो तुम्हारे साथ कोई सख्ती न की जाएगी। रमा ने प्रसन्नचित्त बनने की चेष्टा करके कहा, अब तो आपके हाथ में हूँ, रियायत कीजिए या सख्ती कीजिए। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी में नौकर था। हिमाकत कहिए या बदनसीबी, चुंगी के 400 रुपये मुझसे खर्च हो गए। मैं वक्त पर रुपये न जमा कर सका। शर्म के मारे घर के आदमियों से कुछ न कहा, नहीं तो इतने रुपये का इंतजाम हो जाना कोई मुश्किल काम न था। जब कुछ बस न चला तो वहां से भागकर यहाँ चला आया। इसमें से एक भी हर्फ गलत नहीं है। दारोगा ने गंभीर भाव से कहा, मामला कुछ संगीन है। क्या कुछ शराब का चस्का पड़ गया था? मुझसे कसम ले लीजिए जो शराब कभी मुंह से लगाई हो। कांस्टेबल ने विनोद करके कहा, मोहब्बत के बाजार में लुट गए होंगे हुजूर। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, मुझसे फाके मस्तों का वहां कहाँ गुजर। दारोगा, तो क्या जुआ खेल डाला या बीवी के लिए जेवर बनवाने पड़े? रमा झेप कर रह गया। अपराधी मुस्कुराहट उसके मुख पर रो पड़ी। दारोगा, अच्छी बात है, तुम्हें भी यहाँ खासे मोटे जेवर मिल जाएंगे। एकाएक बूढ़ा देवीदीन आकर खड़ा हो गया। दारोगा ने कठोर स्वर में कहा, यहाँ क्या काम है? देवीदीन, हुजूर को सलाम करने चला आया था। इन बेचारे पर दया की नजर रहे हुजूर, बेचारे बड़े सीधे आदमी हैं। दारोगा, बच्चा सरकारी मुलजिम को घर में छिपाते हो, उस पर सिफारिश करने भी आते हो? देवीदीन, मैं क्या सिफारिश करूंगा हुजूर, 2 कौड़ी का आदमी हूं मैं। दारोगा, जानता है इन पर वारंट है, सरकारी रुपए गबन कर गए हैं। देवीदीन, हुजूर भूल चूक आदमी से ही हो जाती है, जवानी की उम्र है, खर्च हो गए होंगे। यह कहते हुए देवीदीन ने 5 गिन्नियां कमर से निकालकर मेज पर रख दी। दारोगा ने तड़प कर कहा, यह क्या है? देवीदीन, कुछ नहीं हुजूर, पान खाने को। दारोगा,
रिश्वत देना चाहता है? क्यों? कहो तो बच्चा इसी इल्जाम में भेज दूं? देवी दीन, भेज दीजिए सरकार, घरवाली कफन लकड़ी की फिक्र से छूट जाएगी, वहीं बैठा आपको दुआ दूंगा। दारोगा, अबे इन्हें छुड़ाना है तो 50 गिन्नियां लाकर सामने रखो, जानते हो इनकी गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम है। देवी दीन, आप लोगों के लिए इतना इनाम क्या है हुजूर, हम गरीब परदेसी आदमी हैं, जब तक जिएंगे आपको याद रखेंगे। दारोगा, बकबक मत करो, यहाँ धर्म कमाने नहीं आया हूँ। देवी दीन, बहुत तंग हो हुजूर, दुकानदारी तो नाम की है। कांस्टेबल, बुढ़िया से जाके मांग। देवी दीन, कमाने वाला तो मैं ही हूँ हुजूर, लड़कों का हाल तो जानते ही हो, तन पेट काट कर कुछ रुपए जमा कर रखे थे, सो अभी सातों धाम किए चले आता हूँ, बहुत तंग हो गया हूँ। दारोगा, तो अपनी गिन्नियाँ उठा ले, इसे बाहर निकाल दो जी। देवी दीन, आपका हुक्म है तो लीजिए, जाता हूँ, धक्का क्यों दिलवाइएगा। दारोगा, कांस्टेबल, इन्हें हिरासत में रखो, मुंशी से कहो कि इनका बयान लिख ले। देवी दीन के होठ आवेश से कांप रहे थे, उसके चेहरे पर इतनी व्यग्रता रमा ने कभी नहीं देखी, जैसे कोई चिड़िया अपने घोंसले में कौवों को घुसते देखकर वेवल हो गई हो। वह 1 मिनट तक थाने के द्वार पर खड़ा रहा, फिर पीछे गिरा और एक सिपाही से कुछ कहा, तब लपकता हुआ सड़क पर चला गया, मगर एक ही पल में लौटा और दारोगा से बोला, हुजूर 2 घंटे की मोहलत दीजिए ना। रमा अभी वहीं खड़ा था, उसकी यह ममता देखकर रो पड़ा, बोला, दादा अब तुम हैरान न हो, मेरे भाग्य में जो कुछ लिखा है वह होने दो, मेरे भी यहाँ होते तो इससे ज्यादा और क्या करते, मैं मरते दम तक तुम्हारा यह उपकार। देवी दीन ने आंखें पोंछते हुए कहा, कैसी बातें करते हो भैया, जब रुपए पर आई तो देवी दीन पीछे हटने वाला आदमी नहीं है, इतने रुपए तो एक एक दिन जुए में हार जीत गया हूँ, अभी घर बेच दूं तो 10,000 की मालियत है, क्या सिर पर लाद कर ले जाऊंगा। दारोगा जी, अभी भैया को हिरासत में न भेजो, मैं रुपये गिनकर थोड़ी देर में लाता हूँ। देवी दीन चला गया तो दारोगा जी ने सहृदयता के भाव से कहा, है तो खुर्राट मगर बड़ा नेक है, तुमने इसे कौन सी बूटी सुंघा दी। रमा ने कहा, गरीबों पर सबको रहम आ जाता है। दारोगा ने मुस्कुरा कर कहा, पुलिस को छोड़कर मुझे तो यकीन नहीं कि यह 50 गिनने लावेगा। रमानाथ, अगर लाए भी तो उससे इतना बड़ा तावान नहीं लेना चाहता, आप मुझे शौक से हिरासत में ले लें। दारोगा, मुझे 500 के बदले 600 मिल रहे हैं तो क्यों छोड़ूं। रमानाथ, जब मुझे चक्की पीसनी है तो जितनी जल्दी पीस लूं उतना ही अच्छा, मैंने समझा था पुलिस की नज़रों से बचकर रह सकता हूँ, अब मालूम हुआ कि यह बेकली और आठों पहर पकड़ लिए जाने का खौफ जेल से कम जानलेवा नहीं है। दारोगा जी को एकाएक जैसे कोई भूली हुई बात याद आ गई, मेज की दराज से एक मिसल निकाली, इसके पन्ने इधर उधर उल्टे, तब नम्रता से बोले, अगर मैं कोई ऐसी तरकीब बताऊं कि देवी दीन के रुपये भी बच जाए और तुम्हारे ऊपर भी आंच न आने पाए तो कैसा। रमा ने अविश्वास के भाव से कहा, ऐसी तरकीब कोई है मुझे तो आशा नहीं। दारोगा, अभी साई के 100 खेल हैं, इसका इंतजाम कर सकता हूँ, आपको महज एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। रमानाथ, झूठी शहादत होगी। दारोगा, नहीं बिल्कुल सच्ची, समझ लो कि आदमी बन जाओगे, म्यूनिसिपैलिटी के पंजे से तो छूट जाओगे, शायद सरकार परवरिश भी करे, यूँ अगर चालान हो गया तो 5 साल से कम की सजा न होगी। मान लो इस वक्त देवी तुम्हें बचा भी ले तो बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, जिंदगी खराब हो जाएगी, तुम अपना नफा नुकसान खुद समझ लो, मैं जबरदस्ती नहीं करता। दारोगा जी ने डकैती का वृतांत कह सुनाया। रमा ऐसे मुकदमे समाचार पत्रों में पढ़ चुका था, संशय के भाव से बोला, तो मुझे मुखबिर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि इन डकैतियों में मैं भी शरीक था, यह तो झूठी शहादत हुई। दारोगा, मामला बिल्कुल सच्चा है, आप बेगुनाहों को न फंसाएंगे, वही लोग जेल जाएंगे जिन्हें जाना चाहिए, फिर झूठ कहाँ रहा। डाकुओं के डर से यहाँ के लोग शहादत देने पर राजी नहीं होते, बस और कोई बात नहीं। यह मैं मानता हूँ कि आपको झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन आपकी जिंदगी बनी जा रही है, इसके लिहाज से तो ये इतना झूठ कोई बड़ी बात नहीं। आप खुद सोच लीजिए, शाम तक जवाब दीजिएगा। रमा के मन में बात बैठ गई, अगर एक बार झूठ बोलकर वह पिछले कर्मों का प्रायश्चित कर सके और भविष्य भी सुधार ले तो पूछना ही क्या, जेल जाने से भी बच जाएगा, इसमें बहुत आगा पीछा की जरूरत ही न थी। हाँ, इसका निश्चय हो जाना चाहिए कि उस पर म्यूनिसिपैलिटी अभियोग न चलाएगी और उसे कोई अच्छी जगह मिल जाएगी। वह जानता था कि पुलिस की गरज है और वह मेरी कोई वाजिब शर्त अस्वीकार न करेगी। इस तरह बोला मानो उसकी आत्मा धर्म और अधर्म के संकट में पड़ी हुई है। मुझे यही डर है कि कहीं मेरी गवाही से बेगुनाह न लोग फंस जाए। दारोगा, इसका मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूँ। रमानाथ, लेकिन कल को म्यूनिसिपैलिटी मेरी गर्दन नापे तो मैं किसे पुकारूंगा। दारोगा, मजाल है म्यूनिसिपैलिटी चू तक कर दे,
फौजदारी के मुकदमे में मुद्दई तो सरकार की होगी। जब आपको सरकार माफ़ कर देगी तो मुकदमा कैसे चलाएगी? आपको तहरीरी मुआफ़ीनामा दे दिया जाएगा साहब। रमानाथ। और नौकरी? दारोगा। वह सरकार आप इंतज़ाम करेगी। ऐसे आदमियों को सरकार खुद अपना दोस्त बनाए रखना चाहती है। अगर आपकी शहादत बढ़िया हुई और उस फ्री की ज़िरहों के जाल से आप निकल गए तो आप पारस हो जाएंगे। दारोगा ने उसी वक्त मोटर मंगवाई और रमा को साथ लेकर डिप्टी साहब से मिलने चल दिए। इतनी बड़ी कारगुजारी दिखाने में विलंब क्यों करते? डिप्टी से एकांत में खूब जीत उड़ाई। इस आदमी का यूं पता लगाया, इसकी सूरत देखते भाप गया कि मगरूर है, बस गिरफ्तार कर लिया। बात 16 आने सच निकली। निगाह कहीं चूक सकती है। हुजूर मुजरिम की आंखें पहचानता हूँ। इलाहाबाद की म्यूनिसिपैलिटी के रुपए गबन करके भागा है। इस मामले में शहादत देने को तैयार है। आदमी पढ़ा लिखा है, सूरत का शरीफ और ज़हीन है। डिप्टी ने संदिग्ध भाव से कहा। हाँ, आदमी तो होशियार मालूम होता है, मगर मुआफ़ीनामा लिए बगैर इससे हमारा एतबार न होगा। कहीं इसे शुबह हुआ कि हम लोग इसके साथ कोई चाल चल रहे हैं तो साफ निकल जाएगा। डिप्टी। यह तो होगा ही। गवर्नमेंट से इसके बारे में बातचीत करनी होगी। आप टेलीफोन मिलाकर इलाहाबाद पुलिस से पूछिए कि इस आदमी पर कैसा मुकदमा है। यह सब तो गवर्नमेंट को ही बताना होगा। दारोगा जी ने टेलीफोन डायरेक्टरी निकाली और नंबर मिलाया। बातचीत शुरू हुई। डिप्टी। क्या बोला? दारोगा। कहता है यहाँ इस नाम के किसी आदमी पर मुकदमा नहीं है। डिप्टी। यह कैसा है भाई? कुछ समझ नहीं आता। इसने नाम तो नहीं बदल लिया? दारोगा। कहता है म्यूनिसिपैलिटी में किसी ने रुपये गबन किए ही नहीं, कोई मामला ही नहीं है। डिप्टी। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। आदमी बोलता है कि हम रुपया लेकर भागा है, म्यूनिसिपैलिटी बोलता है कि कोई रुपया गबन नहीं किया है। यह आदमी पागल तो नहीं है? दारोगा। मेरी समझ में कोई बात नहीं आती। अगर कह दे कि तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है तो फिर उसकी गर्द भी न मिलेगी। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी दफ्तर में फिर पूछिए। दारोगा ने नंबर मिलाया। सवाल जवाब होने लगा। दारोगा। आपके यहाँ कोई रमानाथ नाम का क्लर्क था? जवाब। जी हाँ था। दारोगा। वह कुछ रुपये गबन करके भागा है? जवाब। नहीं, वह घर से भागा है पर गबन नहीं किया। क्या आपके यहाँ है? दारोगा। जी हाँ, हमने उसे गिरफ्तार किया है। वह खुद कहता है कि मैंने रुपये गबन किए। बात क्या है? जवाब। पुलिस तो लाल बुजक्कड़ है, जरा दिमाग लगाइए। दारोगा। यहाँ तो अकल काम नहीं करती। जवाब। यही क्या, कहीं भी काम नहीं करती। सुनिए, रमानाथ ने मिजान लगाने में गलती की, डरकर भागा। बाद को मालूम हुआ कि तहवील में कोई कमी न थी। आई बात समझ में? डिप्टी। अब क्या करना होगा खां साहब? चिड़िया हाथ से निकल गया। दारोगा। निकल कैसे जाएगी हुजूर? रमानाथ से यह बात कही ही क्यों जाए? बस उसे ऐसे किसी आदमी से न मिलने दिया जाए जो बाहर की खबरें उस तक पहुंचा सके। घर वालों को उसका पता अब लग ही जाएगा। कोई न कोई उसकी तलाश में जरूर आएगा। किसी को आने न दे। तहरीर में कोई भी बात न लाई जाए। ज़बानी इत्मीनान दिला दिया जाए। कह दिया जाए कि कमिश्नर साहब को मुआफ़ीनामा के लिए रिपोर्ट दी गई है। इंस्पेक्टर साहब से भी राय ले ली जाए। इधर यह लोग सुप्रिटेंडेंट से परामर्श कर ही रहे थे। उधर 1 घंटे में देवीदीन लौटकर थाने आया तो कांस्टेबल ने कहा, दारोगा जी तो साहब के पास गए हैं। देवीदीन ने घबरा कर कहा, तो बाबूजी को हिरासत में डाल दिया? कांस्टेबल। नहीं, उन्हें भी साथ ले गए हैं। देवीदीन ने सिर पीट कर कहा, पुलिस वालों की बात का कोई भरोसा नहीं। कह गया था कि 1 घंटे में रुपये लेकर आता हूँ, मगर इतना भी सब्र न हुआ। सरकार से तो 500 ही मिलेंगे, मैंने तो 600 देने को कहा था। हाँ, सरकार में कारगुजारी हो जाएगी और क्या, वहीं से उन्हें प्रयागराज भेज देंगे। मुझे भेंट भी न होगी। बुढ़िया रो रो कर मर जाएगी। यह कहता हुआ देवीदीन वहीं जमीन पर बैठ गया। कांस्टेबल ने पूछा, तो यहाँ कब तक बैठे रहोगे? देवीदीन ने मानो कोड़ों की काट से आहत होकर कहा, अब तो दारोगा जी से 2-2 बातें करके ही जाऊंगा, चाहे जेल ही क्यों न जाना पड़े, पर फटकारूंगा जरूर, बुरी तरह फटकारूंगा। आखिर उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, क्या भगवान से जरा भी नहीं डरते? तुमने बाबूजी को जाते देखा था? बहुत रंजीदा थे क्या? कांस्टेबल। रंजीदा तो नहीं थे, खासी तरह हंस रहे थे। दोनों जने मोटर में बैठ कर गए हैं। देवीदीन ने अविश्वास के भाव से कहा, हंस क्या रहे होंगे बेचारे, मुंह से चाहे हंस ले, दिल तो रोता ही होगा। देवीदीन को यहाँ बैठे 1 घंटा भी न हुआ था कि सहसा जग्गो आ गई। देवीदीन को द्वार पर बैठे देखकर बोली, तुम यहाँ क्या करने लगे? भैया कहाँ हैं? देवीदीन ने मर्माहत होकर कहा, भैया को ले गए सुप्रिटेंडेंट के पास। न जाने भेंट होती है कि ऊपर ही ऊपर प्रयागराज भेज दिए जाते हैं। जग्गो। दारोगा जी भी बड़े वह हैं, कहा तो था कि इतना लेंगे, कहाँ चल दिए? देवीदीन। इसीलिए तो बैठा हूँ कि आवे तो 2-2 बातें कर लूँ। जग्गो। हाँ, फटकारना जरूर। जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का क्या होगा? मैं तो खरी कहूंगी, मेरा क्या कर लेंगे? देवीदीन। दुकान पर कौन है? जग्गो। बंद कर आई हूँ,
अभी बेचारे ने कुछ खाया भी नहीं, सवेरे से वैसे ही है, चूल्हे में जाए वह तमाशा। उसी का टिकट लेने जाते थे ना, न घर से निकलते तो काहे को यह बला सिर पर पड़ती। देवी दिन, जो उधर से ही पराग भेज दिया तो। जग्गू, तो चिट्ठी तो आवेगी ही, चलकर वहीं देखावेंगे। देवी दिन, आंखों में आंसू भरकर, सजा हो जाएगी। जग्गू, रुपये जमा कर देंगे तब काहे को होगी सजा, सरकार अपने रुपये ही तो लेगी ना। देवी दिन, नहीं पगली, ऐसा नहीं होता, चोर माल लौटा दे तो वह थोड़े ही छोड़ दिया जाता है। जग्गू ने परिस्थिति की कठोरता अनुभव करके कहा। दारोगा जी, वह अभी बात पूरी न करने पाई थी कि दारोगा जी की मोटर सामने आ पहुंची। इंस्पेक्टर साहब भी थे। रमा इन दोनों को देखते ही मोटर से उतर कर आया और प्रसन्न मुख से बोला, तुम यहाँ कितनी देर से बैठे हो दादा, आओ कमरे में चलो। अम्मा तुम कब आई? दारोगा जी ने विनोद भाव से कहा। कहो चौधरी, रुपये लाए? देवी दिन, जब कहकर गया कि थोड़ी देर में आता हूँ तो आप मेरी राह नहीं देख सकते थे, चलिए अपने रुपये लीजिए। दारोगा, खोद कर निकाले होंगे। देवी दिन, आपके इकबाल से 1500 रुपये ऊपर से ही निकल आते हैं, जमीन खोदने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो भैया, बुढ़िया कब से खड़ी है, मैं रुपये चुका कर आता हूँ। दारोगा, तो भाई अपने रुपये ले जाकर हांडी में रख दो, अफसरों की सलाह हुई है कि इन्हें छोड़ना नहीं है, यह मेरे बस की बात नहीं है। देवी दिन ने दारोगा की बात सुनी तो भौवें तिरछी हो गई। बोला, दारोगा जी, मर्दों की एक बात होती है, मैं तो यही जानता हूँ, मैं रुपये आपके हुक्म से लाया हूँ, आपको अपना कॉल पूरा करना ही पड़ेगा, कह के मुकर जाना नीचों का काम है। इतने कठोर शब्द सुनकर दारोगा जी को भन्ना जाना चाहिए था, पर उन्होंने जरा भी बुरा न माना। हंसते हुए बोले, भाई अब चाहे नीच कहो दगाबाज कहो, पर हम इन्हें नहीं छोड़ सकते, ऐसे शिकार रोज थोड़े ही मिलते हैं, कॉल के पीछे अपनी तरक्की कोई नहीं छोड़ सकता। दारोगा के हंसने पर देवी दिन और भी तेज हुआ। तो आपने कहा किस मुंह से था? दारोगा, कहा तो इसी मुंह से था, लेकिन मुंह हमेशा एक सा थोड़ी ही रहता है, इसी मुंह से जिसे गाली देता हूँ उसकी इसी मुंह से तारीफ भी करता हूँ। देवी दिन, यह मूछें मुड़वा लीजिए। दारोगा, मुझे बड़ी खुशी से मंजूर है, नीयत तो पहले भी मेरी यही थी, पर शर्म के मारे न मुड़वाता था, अब तुमने दिल मजबूत कर दिया है। देवी दिन, हंसिए मत दारोगा जी, आप हंसते हैं तो मेरा खून जला जाता है, मुझे चाहे जेल ही क्यों न हो जाए, लेकिन मैं कप्तान साहब से यह जरूर कहूंगा, हूँ तो टके का आदमी, पर आपके इकबाल से बड़े अफसरों तक पहुंच है। दारोगा, अरे यार, तो क्या सचमुच कप्तान साहब से मेरी शिकायत कर दोगे? देवी दीन ने समझा कि धमकी कारगर हुई, अकड़ कर बोला, अब जब आप किसी की नहीं सुनते, बात कहकर मुकर जाते हैं, तो दूसरे भी आपसे ही करेंगे। मेम साहब तो रोज ही दुकान पर आती हैं। दारोगा, कौन? देवी, अगर तुमने साहब या मेम साहब से मेरी शिकायत की तो कसम खाकर कहता हूँ कि घर खुदवा कर फेंक दूंगा। देवी दिन, जिस दिन मेरा घर खुदेगा उस दिन यह पगड़ी और चपरास भी न रहेगी हुजूर। दारोगा, अच्छा तो मारो हाथ पर हाथ, तुम्हारी दो दो चोटें हो जाए यही सही। देवी दिन, पछताओगे सरकार, कह देता हूँ पछताओगे। रमा अब जब्त न कर सका। अब तक वह देवी दीन के बिगड़ने का तमाशा देखने के लिए भीगी बिल्ली बना खड़ा था। कह कहा मारकर बोला, दादा, दारोगा जी तुम्हें चिढ़ा रहे हैं, हम लोगों में ऐसी सलाह हो गई है कि मैं कुछ बिना लिए दिए ही छूट जाऊंगा, ऊपर से नौकरी भी मिल जाएगी, साहब ने पक्का वादा किया है, मुझे अब यहीं रहना होगा। देवी दीन ने रास्ता भटके हुए आदमी की भांति कहा। कैसी बात है भैया, क्या कहते हो, क्या पुलिस वालों के चकमे में आ गए? इसमें कोई न कोई चाल जरूर छिपी हुई है। रमानाथ ने इत्मीनान के साथ कहा। और बात नहीं, एक मुकदमे में शहादत देनी पड़ेगी। देवी दीन ने संशय से सिर हिलाकर कहा। झूठा मुकदमा होगा? रमानाथ, नहीं दादा, बिल्कुल सच्चा है, मैंने पहले ही पूछ लिया है। देवी दीन की शंका शांत न हुई। बोला, मैं इस बारे में और कुछ नहीं कह सकता भैया, जरा सोच समझ कर काम लेना। अगर मेरे रुपये को डरते हो तो यही समझ लो कि देवी दीन ने अगर रुपयों की परवाह की होती तो आज लखपति होता। इन्हीं हाथों से 100-100 रुपये रोज कमाए और सब के सब उड़ा दिए। किस मुकदमे में शहादत देनी है, कुछ मालूम हुआ? दारोगा जी ने रमा को जवाब देने का अवसर न देकर कहा। वही डकैतों वाला मुकदमा जिसमें कई गरीब आदमियों की जान गई थी। इन डाकुओं ने सूबे भर में खूब हंगामा मचा रखा था। उनके डर के मारे कोई आदमी गवाही देने पर राजी नहीं होता था। देवी दीन ने उपेक्षा के भाव से कहा, अच्छा तो यह मुखबिर बन गए हैं, यह बात है। इसमें तो जो पुलिस सिखाएगी वही तुम्हें करना पड़ेगा भैया। मैं छोटी समझ का आदमी हूँ, इन बातों का मर्म क्या जानूं, पर मुझे मुखबिर बनने को कहा जाता तो मैं न बनता, चाहे कोई लाख रुपए देता। बाहर के आदमी को क्या मालूम कि कौन अपराधी है कौन बेकसूर। 2-4 अपराधियों के साथ 2-4 बेकसूर भी तो जरूर होंगे। दारोगा, हरगिज नहीं, जितने आदमी पकड़े गए हैं सब पक्के डाकू हैं। देवी दीन, यह तो आप कहते हैं ना, हमें क्या मालूम। दारोगा, हम लोग बेगुनाहों को फंसाएंगे ही क्यों, यह तो सोचो। देवी दीन, यह सब भुगते बैठा हूँ दारोगा जी, इससे तो यही अच्छा है कि आप इनका चालान कर दें,
साल 2 साल जेल ही होगा। एक अधर्म के दंड से बचने के लिए बेगुनाहों का खून तो सिर पर न चढ़ेगा। रमा ने भीरुता के साथ कहा। मैंने खूब सोच लिया है दादा, सब कागज देख लिए हैं, इसमें कोई बेगुनाह नहीं। देवीदीन ने उदास होकर कहा। होगा भाई, जान भी तो प्यारी होती है। यह कहकर वह पीछे घूमा। अपने मनोभावों को इससे स्पष्ट रूप से वह प्रकट न कर सकता था। एकाएक उसे एक बात याद आ गई। मुड़कर बोला, तुम्हें कुछ रुपये देता जाऊं? रमा ने खिसिया कर कहा। क्या जरूरत है दारोगा, आज से इन्हें यहीं रहना पड़ेगा। देवीदीन ने कर्कश स्वर में कहा। हाँ हुजूर, इतना जानता हूँ, इनकी दावत होगी, बंगले में रहने को मिलेगा, नौकर मिलेंगे, मोटर मिलेगी, यह सब जानता हूँ। बाहर का कोई आदमी इनसे न मिलने पावेगा, न अकेले आ सकेंगे न जा सकेंगे, यह सब देख चुका हूँ। यह कहता हुआ देवीदीन तेजी से कदम उठाता हुआ चल दिया, मानो वहां उसका दम घुट रहा हो। दारोगा ने उसे पुकारा, पर उसने फिर कर न देखा। उसके मुख पर पराभूत वेदना छाई हुई थी। जग्गो ने पूछा, भैया नहीं आ रहे? देवीदीन ने सड़क की ओर ताकते हुए कहा, भैया अब नहीं आवेंगे। जब अपने न हुए तो बेगाने ही हैं। वह चला गया। बुढ़िया भी पीछे पीछे भुनभुनाती हुई चली। रुदन में कितना उल्लास, कितनी शांति, कितना बल है, जो कभी एकांत में बैठकर किसी की स्मृति में, किसी के वियोग में सिसक सिसक कर और बिलक बिलक कर नहीं रोया। वह जीवन के ऐसे सुख से वंचित है जिस पर सैकड़ों हंसियां निछावर है। उस मीठी वेदना का आनंद उन्हीं से पूछो जिन्होंने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हंसी के बाद मन छिन्न हो जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाती है, मानो हम थक गए हों, पराभूत हो गए हों। रुदन के पश्चात एक नवीन स्फूर्ति, एक नवीन जीवन, एक नवीन उत्साह का अनुभव होता है। जल्पा के पास प्रजा मित्र कार्यालय का पत्र पहुंचा तो उसे पढ़कर वह रो पड़ी। पत्र एक हाथ में लिए दूसरे हाथ से चौखट पकड़े खूब रोई। क्या सोचकर रोई वह कौन कह सकता है। कदाचित अपने उपाय की इस आशातीत सफलता ने उसकी आत्मा को वेवल कर दिया, आनंद की उस गहराई पर पहुंचा दिया जहां पानी है, उस ऊंचाई पर जहां उष्णता हिम बन जाती है। आज 6 महीने के बाद यह सुख संवाद मिला। इतने दिनों वह छलमयी आशा और कठोर दुराशा का खिलौना बनी रही। आह, कितनी बार उसके मन में तरंग उठी कि इस जीवन का क्यों न अंत कर दूं। कहीं मैंने सचमुच प्राण त्याग दिए होते तो उनके दर्शन भी न कर पाती। पर उनका ही ये कितना कठोर है। 6 महीने से वहां बैठे हैं, एक पत्र भी न लिखा, खबर तक न ली। आखिर यही समझ लिया होगा कि बहुत होगा तो रो रो कर मर जाएगी। उन्होंने मेरी परवाह ही कब की। 10-20 रुपए तो आदमी यार दोस्तों पर भी खर्च कर देता है। वह प्रेम नहीं है, प्रेम हृदय की वस्तु है, रुपये की नहीं। जब तक रमा का कुछ पता न था, जल्पा सारा इल्जाम अपने सिर पर रखती थी, पर आज उनका पता पाते ही उसका मन अकस्मात कठोर हो गया। तरह तरह के शिकवे पैदा होने लगे। वहाँ क्या समझ कर बैठे हैं? इसीलिए तो कि वह स्वाधीन है, आज़ाद है, किसी का दिया नहीं खाते। इसी तरह मैं कहीं बिना कहे सुने चली जाती तो वह मेरे साथ किस तरह पेश आते? शायद तलवार लेकर गर्दन पर सवार हो जाते या जिंदगी भर मुंह न देखते। वहीं खड़े खड़े जल्पा ने मन ही मन शिकायतों का दफ्तर खोल लिया। सहसा रमेश बाबू ने द्वार पर आकर पुकारा, गोपी जरा इधर आना। मुंशी जी ने अपने कमरे में पड़े पड़े कराह कर कहा, कौन है भाई, कमरे में आ जाओ। अरे आप हैं रमेश बाबू? बाबू मैं तो मर कर जिया हूँ, बस यही समझ लीजिए कि नई जिंदगी हुई। कोई आशा न थी, न कोई आगे न पीछे, दोनों लौंडे आवारा हैं। मैं मरूं या जीऊं उनको कोई मतलब ही नहीं। उनकी माँ को मेरी सूरत देखते डर लगता है। बस बेचारी बहू ने मेरी जान बचाई, वह न होती तो अब तक चल बसा होता था। रमेश बाबू ने कृत्रिम संवेदना दिखाते हुए कहा, आप इतने बीमार हो गए, मुझे कोई खबर तक न हुई। मेरे यहाँ रहते आपको इतना कष्ट हुआ? बहू ने भी मुझे एक पुर्जा न लिख दिया, छुट्टी लेनी पड़ी होगी। मुंशी, छुट्टी के लिए दरखास्त तो भेज दी थी, मगर साहब मैंने डॉक्टरी सर्टिफिकेट नहीं भेजी। 16 रुपये किसके घर से लाता? एक दिन सिविल सर्जन के पास गया, मगर उन्होंने चिट्ठी लिखने से इनकार किया। आप तो जानते ही हैं वह बिना फीस लिए बात नहीं करते। मैं चला आया और दरखास्त भेज दी, मालूम नहीं मंजूर हुई या नहीं। यह तो डॉक्टरों का हाल है, देख रहे हैं ना कि आदमी मर रहा है पर बिना भेंट लिए कदम न उठावेंगे। रमेश बाबू ने चिंतित होकर कहा, यह तो आपने बुरी खबर सुनाई, मगर आपकी छुट्टी नामंजूर हुई तो क्या होगा? मुंशी जी ने माथा ठोक कर कहा, क्या होगा, घर में बैठा रहूंगा। साहब पूछेंगे तो साफ कह दूंगा कि मैं सर्जन के पास गया था, उसने छुट्टी नहीं दी। आखिर इन्हें क्यों सरकार ने नौकर रखा है? महज कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए? ये लौंडे कहाँ गायब हैं? आपके लिए पान तक लाने वाला कोई नहीं। क्या करूं? रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, मेरे लिए कोई तकल्लुफ ना करें, आज मैं पान खाने नहीं भर पेट मिठाई खाने आया हूँ। जल्पा को पुकार कर
बहू जी, तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ, मिठाई मंगवाओ। जल्पा ने पान की तश्तरी उनके सामने रखकर कहा, पहले वह खबर सुनाइए, शायद आप जिस खबर को नई नई समझ रहे हो वह पुरानी हो गई हो। रमेश, जी कहीं हो ना, रमा का पता चल गया है, कलकत्ता में है। जल्पा, मुझे पहले ही मालूम हो चुका है। मुंशी जी झटपट उठ बैठे, उनका ज्वर मानो भागकर उत्सुकता की आड़ में छिप गया। रमेश का हाथ पकड़कर बोले, मालूम हो गया, कलकत्ते में है, कोई खत आया था। रमेश, खत नहीं, एक पुलिस इंक्वायरी थी, मैंने कह दिया उन पर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ बहू जी? जल्पा ने अपनी स्कीम बयान की, प्रजामित्र कार्यालय का पत्र भी दिखाया। पत्र के साथ रुपयों की एक रसीद थी जिस पर रमा का हस्ताक्षर था। रमेश, दस्तखत तो रमा बाबू का है, बिल्कुल साफ धोखा नहीं हो सकता। मान गया बहू जी तुम्हें, वाह क्या हिमाकत निकाली है, हम सबके कान काट लिए, किसी को न सूझी। अब जो सोचते हैं तो मालूम होता है कि कितनी आसान बात थी। किसी को जानना चाहिए जो बच्चे को घसीट कर लाए। यह बातचीत हो ही रही थी कि रतन आ पहुंची। जल्पा उसे देखते ही वहां से निकली और उसके गले से लिपट कर बोली, बहन कलकत्ता से पत्र आया है, वही है। रतन, मेरे सिर की कसम। जल्पा, हाँ सच कहती हूँ, खत देखो ना। रतन, तो चलो आज ही चले चलें। जल्पा, यही तो मैं भी सोच रही हूँ, तुम चलोगी? रतन, चलने को तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अकेला घर किस पर छोड़ूं बहन। मुझे मणिभूषण पर कुछ शुभा होने लगा है, उसकी नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। बैंक में 30,000 रुपये से कम न थे, सब न जाने कहाँ उड़ा दिए। कहता है क्रियाकर्म में खर्च हो गए, हिसाब मांगती हूँ तो आंखें दिखाता है। दफ्तर की कुंजी अपने पास रखे हुए है, मांगती हूँ तो टाल जाता है। मेरे साथ कोई कानूनी चाल चल रहा है। डरती हूँ कि मैं उधर जाऊँ इधर वह सब कुछ लेकर चलते न बने। बंगले के ग्राहक आ रहे हैं, मैं भी सोचती हूँ कि गाँव में जाकर शांति से पड़ी रहूँ। बंगला बिक जाएगा तो नकद रुपए हाथ में आ जाएंगे, मैं न रहूंगी तो शायद ये रुपए मेरे हाथ भी ना आएंगे। गोपी को साथ लेकर आज ही चले जाओ, रुपए का इंतजाम मैं कर दूंगी। जल्पा, गोपीनाथ तो शायद न जा सके, दादा की दवा दारू के लिए कोई तो चाहिए। रतन, वह मैं कर दूंगी, रोज सवेरे आऊंगी और दवा देकर चली जाऊंगी, शाम को भी एक बार आ जाया करूंगी। जल्पा ने मुस्कुरा कर कहा, और दिन भर उनके पास बैठेगा कौन? रतन, मैं थोड़ी देर बैठ भी रहूंगी, मगर तुम आज ही जाओ, बेचारे वहां न जाने किस दशा में होंगे। रतन मुंशी जी के कमरे में गई तो रमेश बाबू उठकर खड़े हो गए और बोले, आइए देवी जी, रमा बाबू का पता चल गया है। रतन, इसमें आधा श्रेय मेरा है। रमेश, आपकी सलाह से ही हुआ होगा, अब उन्हें यहाँ लाने की फिक्र करनी है। रतन, जल्पा चली जाए और पकड़ लाए, गोपी को साथ लेती जावे, आपको इसमें कोई आपत्ति तो नहीं दादाजी? मुंशी जी को आपत्ति तो थी, उनका बस चलता तो इस अवसर पर 10-5 आदमियों को और जमा कर लेते, फिर घर के आदमियों के चले जाने पर आपत्ति क्यों न होती। मगर समस्या ऐसी आ पड़ी थी कि कुछ बोल न सके। गोपी कलकत्ता की सैर का ऐसा अच्छा अवसर पाकर खुश क्यों न होता। विश्वंभर दिल में ऐंठ कर रह गया। विधाता ने उसे छोटा न बनाया होता तो आज उसकी यह हकतलफी न होती थी। गोपी ऐसे कहाँ बड़े होशियार हैं, जहाँ जाते हैं कोई न कोई चीज खो आते हैं। हाँ, मुझसे बड़े हैं, इस दैवी विधान ने उसे मजबूर कर दिया। रात को 9 बजे जल्पा चलने को तैयार हुई। सास ससुर के चरणों पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। विश्वंभर रो रहा था, उसे गले लगाकर प्यार किया और मोटर पर बैठी। रतन स्टेशन तक पहुंचाने के लिए आई थी। मोटर चली तो जल्पा ने कहा, बहन कलकत्ता तो बहुत बड़ा शहर होगा, वहाँ कैसे पता चलेगा? रतन, पहले प्रजामित्र के कार्यालय में जाना, वहाँ से पता चल जाएगा, और गोपी बाबू तो हैं ही। जल्पा, ठहरूंगी कहाँ? रतन, कई धर्मशाले हैं, नहीं होटल में ठहर जाना। देखो रुपये की जरूरत पड़े तो मुझे तार जरूर देना, कोई न कोई इंतजाम कर भेजूंगी। बाबूजी आ जाएं तो मेरा भी बड़ा उपकार हो, यह मणिभूषण तो मुझे तबाह कर देगा। जल्पा, होटल वाले बदमाश तो ना होंगे ना? रतन, कोई जरा भी शरारत करे तो ठोक कर मारना, बस कुछ पूछना मत, ठोक कर जमा कर तब बात करना। रतन ने अपने कमर से एक छुरी निकालकर जल्पा को देते हुए कहा, इसे अपने पास रख लो, कमर में छिपाए रखना, मैं जब कभी बाहर निकलती हूँ इसे अपने पास ही रखती हूँ, इससे दिल बड़ा मजबूत रहता है। जो मर्द किसी स्त्री को छेड़ता है उसे समझ लो कि वह पल्ले सिरे का कायर, नीच और लंपट है। तुम्हारी छुरी की चमक और तुम्हारे तेवर देख करके ही उसकी शामत आ जाएगी, सीधा दुम दबाकर भागेगा। लेकिन अगर ऐसा मौका आ ही पड़े कि जब तुम्हें छुरी से काम लेने को मजबूर होना पड़े तो जरा भी मत झिझकना, छुरी लेकर पिल पड़ना, इसकी बिल्कुल फिक्र मत करना कि क्या होगा क्या न होगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। जल्पा ने छुरी ले ली पर कुछ बोली नहीं, उसका दिल भारी हो रहा था। इतनी बातें सोचने और पूछने की थी कि उनके विचार से ही उसका दिल बैठा जाता था। स्टेशन आ गया, कुलियों ने असबाब उतारा, गोपी टिकट लाया।
जल्पा पत्थर की मूर्ति की भांति प्लेटफॉर्म पर खड़ी रही, मानो चेतना शून्य हो गई हो। किसी बड़ी परीक्षा के पहले हम मौन हो जाते हैं, हमारी सारी शक्तियां उस संग्राम की तैयारी में लग जाती है। रतन ने गोपी से कहा, होशियार रहना। गोपी इधर कई महीनों से कसरत करता था, चलता तो मुड्डे और छाती को देखकर चलता था। देखने वाले को तो वह ज्यों का त्यों मालूम होता था, पर अपनी नजर में वह कुछ और ही हो गया था। शायद उसे आश्चर्य होता था कि उसे आते देखकर लोग रास्ते से क्यों नहीं हट जाते, क्यों उसके डील डॉल से भयभीत नहीं हो जाते। अकड़ कर बोला, किसी ने जरा सी ची चपड़ की तो तोड़ दूंगा। रतन मुस्कुराई, यह तो मुझे मालूम है, सो मत जाना। गोपी, पलक तक तो झपकेगी नहीं, मजाल है कि नींद आ जाए। गाड़ी आ गई। गोपी ने डब्बे में घुसकर कब्जा जमाया। जल्पा की आंखों में आंसू भरे हुए थे। बोली, बहन, आशीर्वाद दो कि उन्हें लेकर कुशल से लौट आऊं। इस समय उसका दुर्बल मन कोई आश्रय, कोई सहारा, कोई बल ढूंढ रहा था, और आशीर्वाद और प्रार्थना के सिवाय वह बल उसे कौन प्रदान कर सकता था। यही बल और शांति का वह अक्षय भंडार है, जो किसी को निराश नहीं करता, जो सबकी बाह पकड़ता है, सबका बेड़ा पार लगाता है। इंजन ने सीटी दी। दोनों सहेलियां गले मिली। जल्पा गाड़ी में जाकर बैठ गई। रतन ने कहा, जाते ही खत भेजना। जल्पा ने सिर हिलाया। अगर मेरी जरूरत मालूम हो तो तुरंत लिखना, मैं सब कुछ छोड़कर चली आऊंगी। जल्पा ने फिर सिर हिलाया। रास्ते में रोना मत। जल्पा हंस पड़ी और गाड़ी चल दी। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।